तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल के साथ। तो राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां कोई ना कोई नया मुद्दा चुनावी प्रचार में लेकर आ रही है और आज दिल्ली के चुनावी दंगल में मिडिल क्लास की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके जरिए उन्होंने कहा कि चुनाव में मिडिल क्लास का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास को टैक्स टेररिज्म का शिकार बताया। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। उन्होंने केंद्र से मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की है। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव में लगे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप डरी हुई है, इसलिए हर दिन एक घोषणा करती है। आप कहती है कि फिर आएंगे, जनता कहती है फिर खाएंगे। आपदा के लोग पूर्वांचल के लोगों से नफरत करते हैं, दिल्ली में आप वाले आपदा लाकर बैठे हैं। मोदी ने यह भी कहा कि हम मिडिल क्लास को देश की रीढ़ मानते हैं, जबकि आपने मिडिल क्लास को सिर्फ परेशानियां ही दी है। आप तो जानते हैं भाजपा ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना है। हम मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझते हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये आप वालों ने आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास को सिर्फ मुसीबतें दी है, समस्याएं दी है। वहीं दिल्ली के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि दिल्ली को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आई है और उसमें एक रिपोर्ट काफी गंभीर है। ये रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में 382 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला हुआ है। माकन के मुताबिक दिल्ली में 3 अस्पताल कांग्रेस के शासन में बनने शुरू हुए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार में इनके निर्माण में लगातार देरी हुई, जिसकी वजह से टेंडर का पैसा बढ़ता गया। दिल्ली सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ। 14 सीएजी की रिपोर्ट, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो दिल्ली का चुनावी पारा हाई है, ऐसे में क्या बन रहे हैं समीकरण? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब आपको बताते हैं केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से लिए गए 2 बड़े फैसलों के बारे में। 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट की एमएसपी 6% बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। वहीं सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन को भी सफल बताया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि फसलों की एमएसपी में लागत से 50% ज्यादा मूल्य के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है। जूट की एमएसपी बढ़ने से पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट भारत के 40 लाख परिवारों को फायदा होगा। इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है।
अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। चलिए अब आपको एक मार्केट का रिव्यू दे देते हैं। पूरा क्या कुछ आज मार्केट का हाल रहा। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार संभला नजर आया। HDFC बैंक के नतीजों ने बाजार में जोश भर दिया। शानदार रिकवरी के साथ बाजार ऊपरी स्तर से बंद हुआ। सेंसेक्स 567 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 131 पॉइंट की बढ़त ली। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए। तो पिछले 6 से 9 महीने में IT डिजिटल की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ये कहना है व्हाइट ओक कैपिटल AMC के CEO आशीष सोमैया का। CNBC आवाज से खास बातचीत में आशीष ने मौजूदा बाजार में निवेश स्ट्रैटेजी पर बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 6 से 9 महीने में IT का मतलब हेडलाइंस चाहे कुछ भी हो, IT का रिलेटिव परफॉर्मेंस, डिजिटल कंपनीज का रिलेटिव परफॉर्मेंस हमको दिख रहा है और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। और चाहे वो यूएस है, यूएस का गवर्नमेंट है, यूएस की ये जो AI की इन्वेस्टमेंट है, $500 बिलियन की बात हो रही है। किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो IT का इन्वेस्टमेंट जो है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इसके एंसिलरी बेनिफिट्स या इसके पास डाउन बेनिफिट्स इंडियन कंपनीज के ऊपर क्या आते हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का माहौल अगर आप देखें तो वो तो कंस्ट्रक्टिव होता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल पिछले 3-4 साल में एनर्जी, यूटिलिटीज, PSU, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी ये मैक्रो पॉलिसी ड्रिवन सेक्टर्स काफी चले हैं। इसमें से जो सस्टेनेबल जो है वो हमको लगता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि वाकई में हम लोगों को ऑन ग्राउंड काफी आइडियाज देखने को मिलते हैं, काफी न्यू लिस्टिंग्स भी आएंगे जिसमें टीम काम करती है। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पे हम लोग बुलिश है। चलिए अब CNBC आवाज की बजट यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद की रिलीफ रोड पर, जो कि गुजरात की सबसे बड़ी और पुरानी व्हाइट गुड्स की मार्केट है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने यहां के व्यापारियों से बातचीत की और जाना कि आने वाले बजट में वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। बजट यात्रा आ गई है अहमदाबाद की सबसे पुरानी व्हाइट गुड्स मार्केट पर, जो कि रिलीफ रोड स्थित है। यहाँ मेरे साथ कई सारे व्यापारी हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में वो सरकार से क्या चाहते हैं। मेघराज भाई, आप वित्त मंत्री से क्या चाहेंगे? साहब जी, जब बजट आई थी ना तो सरकार ने वचन दिया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, पर ये अमल हुआ नहीं। इन लोगों ने एक चेन सिस्टम टैक्स बनाई है जिसमें व्यापारी बहुत परेशान होते हैं। तो हमारी इच्छा है कि सरकार को कि एक देश एक टैक्स अमलीकरण करे, सिंगल टैक्स करे और दूसरी बस पे ना ले आवे। क्यों? कारण क्या है कि ये वापस इंस्पेक्टर राज आ गया है। इस राज में व्यापारी मर रहा है, उसको परेशान हो रहा है, व्यापारी के घर में घुस जाते हैं और धीमे धीमे उसको परेशान करते हैं। तो मेरी सरकार को अपील है कि बंद कर देवे। आप क्या चाहेंगे? देखिए, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। अभी टाइम आ गया है कि इनकम टैक्स और GST को दोनों को बंद करके सरकार सिर्फ और सिर्फ एक टर्नओवर पे टैक्स डाल दे। अगर 5 करोड़ का व्यापारी टर्नओवर करता है तो 5 लाख रुपए सरकार को दे दे बैंक में। बस सीधा हिसाब ये, ना GST की जरूरत है ना इनकम टैक्स की जरूरत है। ये सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा सब कुछ। मेरा भारत विकास के पंथ पे है, खूब प्रगति कर रहा है और दिन दुगना और रात चौगनी हो रही है। मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से ये खास अपील है कि जैसे जैसे प्रगति हो रही है वैसे वैसे महंगाई भी बहुत बढ़ रही है और महंगाई इतनी है कि आज के दौर में गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया है, कमर तोड़ महंगाई है। इसके लिए मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से खास रिक्वेस्ट है कि 10 लाख तक कमाई हो तो उसमें 5% से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। सिर्फ 5% ही स्लैब 10 लाख तक करना चाहिए। उसके बाद अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 10% स्लैब होना चाहिए। 10% से कोई भी इनकम टैक्स में स्लैब नहीं होना चाहिए। मेरी ये फाइनेंस मिनिस्टर से खास रिक्वेस्ट है। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई सरकार का जब बजट आता है तो मध्यम व्यापारी को और आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार ने बोला था कि 1 नेशन 1 टैक्स रखेंगे, पर ये राउंडेबल टैक्स से आम पब्लिक परेशान हो रही है, छोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। तो सरकार से ये आशा है कि भाई इस बजट में कुछ आम व्यापारियों के लिए और छोटे लोगों के लिए अच्छा करे। तो हमारे देश में जो करोड़ों छोटे व्यापारी है, ये उनकी आवाज है। हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा इनके सुझाव को भी संज्ञान में लेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब बात करते हैं हमारी खास मुहिम मेरा बजट मेरी आवाज की और आपको सुनाते हैं हमारे दर्शकों की कुछ बजट विशेष। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस बार के बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में अच्छी राहत दें। 80C कम से कम 5 लाख करें। 10 to 20% का ब्रैकेट जो है वो 20 लाख तक ले जाएं। 30 up to 30% का ब्रैकेट जो है वो 40 लाख पे हो।
और बाकी का जो है वो एज इट इज़ 40 लाख प्लस में ले जाएं और जीएसटी एक्सपेंसिव चीज़ों पे बढ़ाएं, क्योंकि जो लोग टैक्स ब्रैकेट में, पर्सनल टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, वो लोग जीएसटी पे कर सकें, जैसे कि इंटरनेशनल टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स हैं या लग्जरी कार्स हैं, उनमें आप जीएसटी बढ़ाएं, जिससे कि वो जो लोग टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रहे हैं लेकिन लग्जरी आइटम्स यूज़ कर रहे हैं वो उसमें शामिल हो सकें। बेस आप उतना ही रखिए स्टार्टिंग, सो दैट लोग जो उसमें हैं वो आ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में ले आइए, जो लोग नॉन कंप्लायंट हैं उनको कंप्लायंट बनाइए और मिडिल क्लास को खर्च करने के लिए पैसे दीजिए, वरना आपकी इकोनॉमी ऐसे ही डोलडम में रहेगी। इस बजट में मैं सरकार से ये नहीं कहूँगा कि आप टैक्स कम कर दीजिए, बल्कि मैं कहूँगा कि आप 2 तरह के नए टैक्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। पहला होगा सिन टैक्स, और जितनी भी शराब, तंबाकू से बनी हुई चीज़ें, सिगरेट, पान मसाला, इन सब पे कम से कम 500% का सिन टैक्स लगाइए। और दूसरा है फैट टैक्स, जो कि मोटापे से रिलेटेड है, जिसमें जितने भी ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितने भी ये लोग बेचते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स मतलब मोटापे वाला खाना पीना बेचते हैं, उनके ऊपर 100% का टैक्स लगाइए। ये 2 टैक्स लगाइए, और जिससे जितना टैक्स आए किसी दूसरे टैक्स में उतना बेनिफिट मिडिल क्लास को दे दीजिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश भी सीएनबीसी आवाज के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे, तो इसका तरीका बेहद आसान है। आपको अपने स्मार्टफोन से सिर्फ 90 सेकंड तक का एक वीडियो बनाना है, और बेहतर होगा कि वीडियो बनाते वक्त आप अपना स्मार्टफोन वर्टिकल मोड में रखें। साथ ही साथ HD क्वालिटी सिलेक्ट करना ना भूलें, और हमें वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर भेज दें। और याद रखें, वीडियो भेजते वक्त आप अपना नाम और साथ ही साथ शहर का नाम भी जरूर लिखें। आपको बता दें कि आपका ये वीडियो सीएनबीसी आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ट्रंप प्रशासन में H-1B वीजा पर सख्ती की आशंकाओं के बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोग्राम के प्रति समर्थन जताया है। ट्रंप ने ओरेकल के CTO लैरी एलिसन, सॉफ्टबैंक के CEO मासायोशी सान और ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में H-1B वीजा पर अपना बैलेंस नजरिया जाहिर किया। ट्रंप ने कहा कि वो वीजा प्रोग्राम के पक्ष और विपक्ष दोनों को पसंद करते हैं। अमेरिका को अच्छे लोगों की जरूरत है, और ये H-1B वीजा के तहत होता है। तो अमेरिका में H-1B वीजा पर सख्ती और जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म होने से क्या अनिवासी भारतीयों को भी चिंता करने की जरूरत है? ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। तो चलिए बात करते हैं महाकुंभ की, जहां अलग अलग कई भंडारे चल रहे हैं, और इन भंडारों की चर्चा प्रयागराज में पढ़ने वाले छात्रों के बीच हर रोज हो रही है। इन भंडारों के मेन्यू से लेकर हर अपडेट छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किए जा रहे हैं, और वो हर रोज इन भंडारों में खाने के मुताबिक पहुंच भी रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। पुरानी कहावत है, भूखे पेट भजन नहीं होई गोपाला। लेकिन कुंभ में पेट पूजा का ऐसा गजब इंतजाम है कि श्रद्धालु और सैलानी के साथ साथ प्रयागराज में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों की हर रोज गर्मा गर्म पूड़ियों से पेट पूजा हो रही है। व्हाट्सएप पर घूम रहा है भंडारे का मेन्यू। कहां बट रही है पूरी कचौड़ी, कहां बट रहा है गुलाब जामुन। प्रयागराज में छात्रों का चूल्हा बंद। महाकुंभ में कोई पुण्य के लिए पहुंच रहा है, कोई पवित्र स्नान के लिए,
और किसी के लिए महाकुंभ मेला एक अवसर के तौर पर आया। अवसर गर्मा गर्म भोजन के विशाल भंडारे का। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ये उन छात्रों की लाइन है जो सुबह शाम महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। नाना स्नान के लिए नहीं बल्कि भंडारे के लिए। कुंभ में जो भी आता है कहते हैं कि खाली पेट नहीं जाता है, लेकिन फिलहाल एक तस्वीर में आपको दिखाती हूँ। भंडारे के लिए बिल्कुल लंबी लाइन लगी हुई है और आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा चेहरे ही नजर आएंगे। हम जानेंगे, स्टूडेंट हो? जी जी, स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है पूरी? पूरा एकदम पूरे बच्चे हैं। आधे घंटे वहाँ लगे थे, 1.5 घंटे यहाँ हुआ। 1.5 घंटे से लाइन में खड़े हो? एकदम। तो 1.5 घंटे में तो घर पे खाना बन जाता, खा भी लेते। अरे संजय था तो हम लोग आए, सोचे चलो खा लिए जाए, अब लग ही गए हैं तो खा ही लें। आपको जितने चेहरे नजर आएंगे सब स्टूडेंट्स ही। स्टूडेंट हो? 4 दिन से लाइन लगाए हैं, आज बात जान उम्मीद है मिल जाएगा। चौथा दिन है, चौथा दिन। सबकी रसोई बंद है क्या? हाँ, एकदम बिल्कुल तरीके से कुछ नहीं मिल रहा है कहीं पे। सारे दुकान वगैरह पे भी सामान नहीं मिल रहा है इस टाइम। तो सब्जी वब्जी खरीदने की सब्जी दुकान ही नहीं लग रही है इस टाइम। हम लोग खाने तो लग रही है लेकिन लग रही है, आनंद है ना? नहीं है, खरीदते ही नहीं है। एक महीने पूरी नहीं खाए, पूरी के इसीलिए भंडार लगे हुए हैं। चौथे दिन लाइन लगाए हैं, लग रहा है आज मिल जाएगा, उम्मीद है कुछ। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग भंडारे का मेन्यू हर रोज तैरता रहता है। कहां सुबह गर्मा गर्म कचौड़ी मिलने वाली है, कहां किस भंडारे में शाम के वक्त गुलाब जामुन मिलने वाला है। ये सारी जानकारी मैसेज के जरिए छात्रों के बीच घूमती रहती है। क्या बट रहा है? ये देखिए इसमें लिख रहा है, ये सब में लिखे हैं इसमें। देखिए कहीं चाय नाश्ता, ये देखिए चाय नाश्ता, कुछ नया सब इसमें। क्या पढ़ रहे हैं? मैम हम लोग तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हैं? जी मैम। यहीं पास में रहते हैं? हाँ पास में रहते हैं। अपना दोनों टाइम यहाँ से खाना पीना खा गए, आराम से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, फिर शाम को छूटे, फिर खाना खाए, फिर चले गए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मैम। क्या क्या मिला नाश्ते में? नाश्ते में मैम वो पकौड़ा मिला है आज, गोभी का पकौड़ा। उसके बाद फिर चाय मिल गई यहाँ पे। उसके बाद गए उसमें सतगुरु वाले में जो राजस्थान वाला भंडारा है, उसमें घर का खाना टाइप का इसे पूरा सब्जी पूड़ी। कई छात्रों ने भंडारे के नाम पर ही व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। प्रयागराज में पढ़ने वाले कई छात्रों ने तो अपना चूल्हा बंद कर दिया है और हर रोज वो सुबह शाम भंडारों का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।